हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो आज अपने को क्या करना है भाई? अपने आज करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, लीनियर इक्वेशंस। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कह सकते हो आप इसको। और क्योंकि इसमें ग्राफ भी आएगा तो ग्राफ वाला पार्ट आपको ध्यान से समझना है कि ग्राफ वाले पार्ट में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ग्राफ बनाना आपको सिखाना है इसके अंदर। और लीनियर इक्वेशन अभी तक जो आपने पढ़ा था 8th क्लास में, सबसे पहले आपके सामने आया। लाइक पुराना टॉपिक है, हम लोग जानते हैं इसके बारे में क्या था क्या नहीं है। 8th क्लास में पढ़ा है, 9th में पढ़ा है, लेकिन इसमें क्या नया है इस बार? 10th में कुछ तो नया होना चाहिए ना यार। मैं तो बोरिंग हो गया फिर तो अपने लिए। तो इस बार अपने को क्या दे रखा है? इस बार अपने को 8th क्लास में था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एक इक्वेशन एक्स के लिए निकालनी होती थी। 9th में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आया, लेकिन इक्वेशन एक ही थी, उसका ग्राफ बनाना था बस, और कुछ नहीं था। सॉल्यूशंस वगैरह हमने समझे, सॉल्यूशंस किसको कहते हैं क्या नहीं होता, सब कुछ हमने समझा। और अब 10th क्लास में क्या आएगा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आपके सामने लीनियर इक्वेशन का पेयर आने वाला है जो कि टू वेरिएबल्स के अंदर होंगी। पेयर का मतलब दो चीजें, यानी कि दो इक्वेशंस। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब इस बार दो लीनियर इक्वेशन आएगी आपके सामने, और उसको आपको समझना होगा क्या कॉन्सेप्ट है। मैं सारी बात आपको एक्सप्लेन करूंगा, सुनना ध्यान से। मैं क्या क्या आपको चैप्टर बताने वाला हूं, क्या क्या चैप्टर के अंदर है, तो ध्यान देंगे सब। सबसे पहले इसमें आएगा इंट्रोडक्शन, जो आपको बता दूंगा मैं इंट्रोडक्शन के अंदर क्या क्या पार्ट अपना होगा चैप्टर से रिलेटेड सारी बातें, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये आपके लिए अति आवश्यक है, ध्यान रखना, बहुत ज्यादा जरूरी। इतना जरूरी कि पूछो मत। इसके बिना चैप्टर में आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये सीखना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना, ठीक है। सेकेंड, मैथड टू फाइंड सॉल्यूशंस। इस बार हमें कुछ मैथड्स पे फोकस करना है, कुछ मैथड्स जिनकी हेल्प से हमें सॉल्यूशंस निकालने आने चाहिए। तो मैथड्स मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैथड वगैरह सब कुछ मैं सिखाऊंगा। फिर ग्राफ वाला पार्ट हम देखेंगे, ग्राफ में क्या करते हैं, ग्राफ कैसे बनाते हैं, सब कुछ। फिर इसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, और उसके बाद ये कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम कहते हैं रिड्यूसिबल लीनियर इक्वेशन, जहाँ पे आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। इस चैप्टर का वेटेज अगर हम बात करें तो इस चैप्टर का वेटेज है 4 to 5 मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम्स। MCQ प्लस 3 मार्क का क्वेश्चन फिक्स है। 3 मार्क्स में वर्ड प्रॉब्लम आएगी और सॉल्व करने के लिए किसी मेथड से बोल देगा। फिर एक क्वेश्चन आता आपका 2 मार्क्स में आ जाएगा, या फिर आपका जाएगा MCQ के अंदर 2 क्वेश्चन। इस तरीके से इसकी फ्रेमिंग हुई है। अब आपके पास MCQ के अंदर हो सकता है ग्राफ से कोई अच्छा MCQ बन के आ जाए आपके सामने, या हो सकता है कि वो कुछ कंडीशन इसमें आती है उन पे बेस्ड कोई प्रॉब्लम आपसे पूछ ले 2 मार्क्स में डायरेक्ट। तो इस तरीके से एक अच्छा खासा क्वेश्चन आपके सामने इससे बन के आ सकता है। थोड़ा सा अच्छा चैप्टर है और मजा आएगा, बोरिंग नहीं है बिल्कुल भी, मस्त इंजॉयबल चैप्टर है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई, इंट्रोडक्शन सबसे पहले। तो सब ध्यान देंगे कि क्या है इस चैप्टर के बारे में। ओके, जस्ट अ मिनट। तो अपने पास ये आने वाला है इंट्रोडक्शन। आप सब ने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की स्टैंडर्ड फॉर्म देखी है 9th क्लास के अंदर। चलो थोड़ा सा रिवाइज कराते हैं, उसको ध्यान से सुनना। लीनियर इक्वेशन ax plus by plus c is equals to 0, दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म है, ध्यान रखना। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में भी होती है, वन वे भी हो सकती है, थ्री में हो सकती है, जितने वेरिएबल हो उसमें हो सकती है। लेकिन क्योंकि हमें टू वेरिएबल में पढ़ना है तो हमारे सामने दो वेरिएबल्स दिख रहे हैं, दिस एंड दिस। दीज आर टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, और ए बी सी है कांस्टेंट टर्म जो कि कॉफिशिएंट्स हैं। एक तरीके से आपको इन वैल्यूज को भी ध्यान से देखना है कि ए बी सी क्या है। ये सबके सब कुछ नहीं है, कॉफिशिएंट्स हैं, रियल वैल्यूज, कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, ध्यान रखना। एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं 2x माइनस 3y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0, ये अपने आप में एक लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पे a का मतलब 2 हो गया है, ये आपके लिए a हो गया। b का मतलब -3 हो गया है, ध्यान रखना। और c का मतलब हो गया है 7, यानी कि वैल्यू साइन के साथ बोलनी होती है, आपको पता रहना चाहिए a b c का मतलब क्या है। a का मतलब 2, b का मतलब -3, c का मतलब 7। अब ये वैल्यूज आपके सामने आपको दिख रही है क्लियरली, इक्वेशन आपको दिख रही है कि ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी लीनियर इक्वेशन की इन टू वेरिएबल्स। अब और इसमें क्या क्या एक्स्ट्रा चीजें आपको पढ़ने की जरूरत है, आप थोड़ा सा उस पर ही फोकस करेंगे। ये लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है टू वेरिएबल्स में। तो मैं थोड़ा सा आपको यहां पर इसके ग्राफ को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, लेकिन इसको ग्राफिकली होते हुए आपको इसके सॉल्यूशंस पे लेके आने की मैं कोशिश कर रहा हूं। तो मेरी बात ध्यान से सुनना। हम लोग सब जानते हैं कि हर लीनियर इक्वेशन अपने आप में एक ग्राफ को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। और वो जो सा ग्राफ बनता है वो क्या बनता है? ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन यानी कि अगर कार्टेशियन प्लेन में से ग्राफ की बात करूं तो मान लो कोई ऐसी लाइन बन गई, दिस लाइन इज द ग्राफ ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन।
एक लाइन पर कितने पॉइंट्स आते हैं? आपने कहा सर एक लाइन पे आते हैं इनफाइनाइट पॉइंट्स। अगर एक लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स आपके सामने आते हैं तो आप देख सकते हो कितने पॉइंट, मान लो एनी पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट्स इसके अंदर आ सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट। ये मैंने सर्कल बनाया है, इसके अंदर इनफाइनाइट पॉइंट्स आ गए होंगे। इसमें मतलब पॉइंट 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 पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट को कलेक्ट किया, तो पॉइंट को कलेक्ट करने पर क्या बनी? एक बहुत सारे पॉइंट्स को हमने कलेक्ट किया। देखो एक लाइन ऑटोमेटिकली लाइन बनना लग रही है ना। ये अपनी स्मार्ट टीवी ने प्रूफ भी कर दिया कि अगर पॉइंट्स को कलेक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगी? लाइन बन जाएगी। लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। अगर ये लाइन इसको रिप्रेजेंट कर रही है तो इस पे आने वाला हर पॉइंट इसका सोल्यूशन है। इसके जो सोल्यूशंस होते हैं वो हमेशा एक कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज वो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में होंगे, एक्स और वाई की वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। अब क्योंकि इस लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट्स आ सकते हैं तो अ सिंगल लीनियर इक्वेशन ऑलवेज हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इस बात को भूलना नहीं बिल्कुल भी। एवरी सिंगल लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अगर मैं टू वेरिएबल इक्वेशन की बात कर रहा हूं तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। उसका हमने डेरिवेशन कहां से देखा? उसके ग्राफ से, क्योंकि ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स आते हैं, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स उसके सॉल्यूशंस हो गए एक तरीके से। तो सॉल्यूशन कितने हो गए उसके? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। क्या लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल से नीचे भी हो सकता है? तो आपने कहा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल भी होता है, जो हमने 8th क्लास से पढ़ा है। और कहीं ना कहीं इनसे ग्राफ बनाने हमने अपना इस टाइप की इक्वेशन जो होती है उस इक्वेशन को कहते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है। और लीनियर इक्वेशन कैसे बनती है आप सबको पता है कि एक लीनियर पॉलिनोमियल को जो हमने इक्वेट किया, इक्वेशन में कहीं ना कहीं एक साउंड आता है इक्वेट करने वाला। तो जो इक्वेट वर्ड है, दिस इक्वेट वर्ड रिप्रेजेंट्स अ इक्वेशन। कि जब किसी पॉलिनोमियल को आप उठाकर किसी वैल्यू के इक्वल पुट करते हो तो वो इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। जनरली हम कहते हैं कि जब किसी पॉलिनोमियल को उठाकर के हमने 0 के इक्वल पुट किया तो वो क्या बन गया? एक इक्वेशन बन गया। तो लीनियर पॉलिनोमियल को अगर 0 के इक्वल पुट किया तो वो लीनियर इक्वेशन बन गई। ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है और इसका भी ग्राफ जो बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन ही बनती है, ध्यान रखना। इसका जो ग्राफ बनेगा वो भी क्या बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। जब ग्राफ पढ़ाऊंगा तो उस टाइम आपको ढंग से समझा दूंगा इन सब के बारे में, लेकिन अभी आपको सिर्फ ये मेरी बात माननी है कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो भी क्या बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन बनेगी इस तरीके से। ठीक है। अब जो ये स्ट्रेट लाइन आपकी बनी है, ये स्ट्रेट लाइन पे भी इनफाइनाइट पॉइंट्स आ रहे हैं। अगर इस पे इनफाइनाइट पॉइंट्स आ रहे हैं तो आप समझ सकते हो कि इसका भी सॉल्यूशंस कितने होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। तो आप मेरी बात सब समझ पा रहे हो अच्छे तरीके से कि एक लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होते हैं? आप सबने कहा सर एवरी लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। कितने सॉल्यूशंस होते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। कोई दिक्कत तो नहीं आप में से किसी को? लेकिन अब हमारे इस टॉपिक में क्या पार्ट एक्स्ट्रा आने वाला है वो ध्यान से समझने की जरूरत है आप सभी को। इस बार आएंगी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमें कुछ इस टाइप की इक्वेशन इस बार देखनी है। इस टाइप के मतलब इस बार दो इक्वेशंस होंगी, a1x प्लस b1y प्लस c2, a2x प्लस b2y प्लस c2 और इक्वल टू में आएगा 0। तो इस बार अपने पास ऐसी दो इक्वेशंस आने वाली है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। अभी दो इक्वेशंस हमारे सामने और इन दोनों इक्वेशंस को हमें समझना है ध्यान से कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आने वाली हैं। आपको पता है कि इन दोनों इक्वेशंस का दो अलग अलग ग्राफ बनेंगे, यानी कि इसके लिए भी बनेगी एक स्ट्रेट लाइन और इसके लिए भी बनेगी एक स्ट्रेट लाइन। दोनों के लिए अपनी अलग अलग स्ट्रेट लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन, और क्या बनेगी यहां पे? स्ट्रेट लाइन। दोनों के लिए बनेगी अपनी स्ट्रेट लाइंस। इसके लिए भी स्ट्रेट लाइन बनेगी, इसके लिए भी क्या बनेगी? स्ट्रेट लाइन बनेगी। और स्ट्रेट लाइन दोनों के दोनों हम सेम ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। तो वो जो दो लाइंस बनेंगी वो दो लाइंस कितने तरीके से हो सकती हैं? मैं अगर सिर्फ सिंगल इक्वेशन की बात करूं तो इसके भी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, मैं सिंगल इक्वेशन की बात करूं तो इसके भी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। हम लोग कर क्या रहे हैं? हम लोग सॉल्यूशन से ढूंढ रहे हैं। तो बेसिकली लीनियर इक्वेशन जो है आपके सामने, उस लीनियर इक्वेशन के अंदर जब पेयर की बात होती है तो सॉल्यूशंस दोनों के मिक्स्ड होकर डिसाइड होते हैं, हम उसको सॉल्यूशन कहते हैं। इन दोनों इक्वेशंस के लिए सॉल्यूशन वो बनेगा, इन दोनों इक्वेशंस के लिए सॉल्यूशन वो बनेगा जो दोनों का कॉमन पॉइंट होगा। सॉल्यूशन इज कॉमन पॉइंट, और आप कह सकते हो दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और करके लिख लो दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट या फिर दोनों का कॉमन पॉइंट, ये होता है सॉल्यूशन ऑफ टू लीनियर इक्वेशन। दो लीनियर इक्वेशन के अंदर सॉल्यूशन हम हमेशा उसको कहते हैं जो दोनों का कॉमन पॉइंट होता है या दोनों के बीच का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। अब मुझे इसी बात को ध्यान से समझना है और इस बात को दिमाग में रखते हुए हम सॉल्यूशंस के लिए एक टेबल ड्राइव में आपके सामने करने वाला हूं। तो आप सबको थोड़ा फोकस्ड होकर इस बात को समझना है कि मैंने आपसे क्या समझाया। अभी मैंने आपको ये कहा कि किसी लीनियर इक्वेशन की जब पेयर की बात होती है तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में उसको सोल्यूशन कहते हैं, उस वैल्यू को सोल्यूशन कहते हैं, उस पॉइंट को सोल्यूशन कहते हैं जो दोनों में कॉमन हो, और कॉमन पॉइंट हमेशा इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही आता है, ध्यान रखना। तो आप सब मेरी बात समझ सकते हो कि यहां पर
इसकी जो लाइन बनेगी और इसकी जो लाइन बनेगी, उन दोनों लाइंस में जो कॉमन पॉइंट्स आएंगे वो होते हैं सॉल्यूशन। तो आपने सबसे पहले यहां पर एक लाइन ड्रॉ की और आपने समझने की कोशिश की। आपने कहा देखो भाई, मुझे सिर्फ ये समझा दो कि अगर मैं इसकी लाइन और इसकी लाइन ड्रॉ करूंगा तो एक कार्टेशियन प्लेन में वो दो लाइंस किस तरीके से आ सकती हैं। तो वो जो इसकी लाइन है और इसकी लाइन है वो कार्टेशियन प्लेन में मेरे अकॉर्डिंग 3 वेज में अपीयर हो सकती है। कैसे हो सकता है कि दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए निकल जाए, हो सकता है दोनों लाइंस एक दूसरे को पैरेलल करते हुए निकल जाए, या हो सकता है दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ही कर जाए। तो आप मेरी बात समझ गए कि यहां पर 3 ही कंडीशंस अवेलेबल हैं, उसके अलावा और तो कोई कंडीशन ही नहीं है भाई। जब 3 ही कंडीशन हमारे पास है तो इसका मतलब सॉल्व करने जो अपना ग्राफ बनेगा वो भी 3 तरीके से ही बन सकता है। अगर आज आप कोई चौथा ग्राफ बना के बता दो तो मैं मान जाऊंगा और अपन चौथी कंडीशन भी ड्राइव कर देंगे। तो इसका मतलब कोई ऐसी चौथी कंडीशन है ही नहीं। एक सेम प्लेन के अंदर दो लाइंस मैक्सिमम 3 तरीके से तो आ सकती है, या तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए आएगी, या तो एक दूसरे को क्या करते हुए आएगी, इंटरसेक्ट करते हुए आएगी, या फिर एक दूसरे के पैरेलल निकल सकती हैं, या फिर वो एक दूसरे को क्या कर सकती हैं, को इंसिडेंट कर सकती हैं। क्या कर सकती हैं, को इंसिडेंट, एक दूसरे को ओवरलैप कर सकती है। क्या कर सकती हैं, ओवरलैप। ठीक है, ओवरलैप करती हुई निकल सकती है, ध्यान रखना, ओवरलैप कर सकती है। इसको और थोड़ा बेटर बनाते हैं, देखो थोड़ा सा ना, थोड़ा देखो आर्टिस्टिक स्किल्स देखो अपने, है ना, मस्त एकदम। रुको 2 मिनट, ठीक है, कलर चेंज करते हैं, अवेलेबल है ये अपनी एक लाइन हो गई, और जो दूसरी लाइन बनी ना वो भी इसी के ऊपर बन गई। देखो कैसे, बिल्कुल इसी के ऊपर ओवरलैप करती हुई बन रही है, समझ रहे हो ना, ऐसे एकदम इसी को ओवरलैप करती हुई बन रही है। तो आप समझ सकते हो कि अपना ग्राफ इन 3 के अलावा और किसी भी तरीके से नहीं होगा। एक काम करते हैं, यहाँ भी चेंज कर देते हैं थोड़ा सा कलर, ताकि थोड़ा बढ़िया लगे, है ना, मस्त लगनी चाहिए ना। तो अपन ने बनाया ये, और दोनों लाइन्स क्या कर रही है, दूसरे को पैरेलल बन रही है। ठीक है, तो ये बन गया अपना ग्राफ पैरेलल, और ये अपनी बनी रही है इंटरसेक्टिंग, कोई दिक्कत ही नहीं है इंटरसेक्टिंग ग्राफ में, था ना। और थोड़ा प्रॉपर बनाते हैं इसको इंटरसेक्टिंग ग्राफ का। तो ये बन गया अपना इंटरसेक्टिंग ग्राफ। सपोज लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए निकल रही है। अपना जो ग्राफ बना उसमें एक तो बन रहा है इंटरसेक्टिंग ग्राफ, एक बन रहा है पैरेलल ग्राफ, एक बन रहा है कोइंसिडेंट ग्राफ। अब इनके अलावा और कोई कंडीशन है नहीं। तो अपनी पहले बात हो चुकी थी कि सॉल्यूशन उसको बोलेंगे जो दोनों में कॉमन पॉइंट होगा या इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, उसी को सॉल्यूशन बोलेंगे, वरना कोई नहीं होगा सॉल्यूशन। तो आपने कहा सर इंटरसेक्टिंग ग्राफ में तो जो कॉमन पॉइंट है वो एक ही होगा, क्योंकि जो इंटरसेक्ट कर रहा है वो एक ही तो पॉइंट है, क्योंकि दो लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, दोबारा यूटर्न मार के थोड़ी आ जाएगी कि आजा भाई दोबारा इंटरसेक्ट कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता भाई। तो ध्यान रखना, वो जो आपकी दोनों लाइंस है वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, ये ध्यान रखना अच्छे तरीके से। अब जो दो लाइंस एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो सॉल्यूशंस भी कितने हो गए, एक। तो इसका मतलब ओनली वन सॉल्यूशन, जिसको आप ये कह सकते हो, और यूनिक सॉल्यूशन, क्या बोलते हैं इसको, यूनिक सॉल्यूशन। ये टेबल आपकी कॉपी मेरे साथ साथ बनेगी, ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी है। ये टेबल अगर आपने नहीं बनाई तो इसका मतलब मान लो कि आप लोग गड़बड़ कर रहे हो। ओनली वन सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर आपने पैरेलल ग्राफ के लिए सोचा, आपने कहा सर इसके लिए सॉल्यूशंस क्या होंगे, जब इसमें कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया ही नहीं तो क्या इसमें कोई सॉल्यूशन निकल सकता है। आपने कहा सर कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, तो इसका मतलब इसमें क्या हो गया, नो सॉल्यूशन। इसमें सॉल्यूशन होते ही नहीं है, नो सॉल्यूशन। इसमें आपने कहा सर इसमें तो हर पॉइंट ही कॉमन पॉइंट है, अगर ध्यान से देखो तो इसमें तो सारे के सारे पॉइंट्स ही आपस में कॉमन पॉइंट्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब जब हर पॉइंट ही अपने आप में कॉमन पॉइंट है तो एक लाइन पर आते हैं इनफाइनाइट पॉइंट्स, तो इसमें कितने कॉमन पॉइंट्स हो गए, आपने कहा सर इसमें तो इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स हो गए, तो इसका मतलब यहां पर सॉल्यूशंस कितने हो गए भाई, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ओनली वन सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। आप में से किसी को भी इस वाले पार्ट में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब दिमाग में एक ही बात मेरे बार बार आ रही है, आपके भी शायद डाउट आना चाहिए कि जब भी मुझे दो इक्वेशंस मिलेगी तो मुझे सॉल्यूशन चेक करने के लिए ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। नहीं, आपके पास डायरेक्ट चेक करने की कंडीशंस भी है, ध्यान रखना।
इक्वेशंस को पहले अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओ, C1 C2 को इस तरफ लेके आओ, इक्वल टू में 0 बनाओ। ये इक्वेशन आ गई। अब जो भी इनकी वैल्यूज आ रही हैं उस अकॉर्डिंग सबसे पहले निकालो A1 अपॉन A2। अगर A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के अनइक्वल आए तो बोल देना ग्राफ बनेगा इंटरसेक्टिंग। ग्राफ कैसा बनेगा? इंटरसेक्टिंग ग्राफ। इंटरसेक्टिंग ग्राफ, इस ग्राफ का नाम है इंटरसेक्टिंग ग्राफ। आप आराम से चेक करके बोल सकते हो कि ग्राफ कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनेगा अगर ये कंडीशन आपकी लग जाती है तो। A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, और आप आराम चेक कर सकते हो ग्राफ कैसा बन रहा है, इंटरसेक्टिंग ग्राफ बन रहा है। कोई दिक्कत इस वाले पार्ट में? इस वाले पार्ट में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना अच्छे तरीके से, ठीक है? समझ पा रहे हो सब अच्छे तरीके से बात को? तो ध्यान रहे इस वाले पार्ट में अपने को कोई भी कंफ्यूजन नहीं चाहिए। बात करते हैं नो सॉल्यूशन की। तो नो सॉल्यूशंस के अंदर आपके पास ग्राफ कैसा बन रहा है? पैरेलल ग्राफ। पैरेलल ग्राफ, पैरेलल ग्राफ के अंदर जो कंडीशन है वो कुछ ऐसी है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। अब बात करते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की। ग्राफ को बोलते हैं को इंसिडेंट ग्राफ। क्या बोलते हैं? को इंसिडेंट ग्राफ। अब क्योंकि ग्राफ बन रहा है को इंसिडेंट, तो आप कह सकते हो कंडीशन क्या बनेगी इसकी? A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। जब भी ये कंडीशन ऐसी आपके सामने आएंगी तो आप इस दो इक्वेशंस को देखकर बिना ग्राफ बनाए बता सकते हो कि सॉल्यूशंस कैसे होंगे या ग्राफ कैसा बनेगा। आप देख रहे हो इन कंडीशन का कितना फायदा है। इन कंडीशंस को पढ़कर हम बिना ग्राफ बनाए ये बता सकते हैं कि ग्राफ कैसा बन सकता है, सॉल्यूशंस कितने आएंगे, ये सारी की सारी बातें हमें एक साथ मालूम चल सकती है बस इन कंडीशंस को दिमाग में रखकर। तो क्यों नहीं रखे हैं इस कंडीशन को दिमाग के अंदर? हमको अच्छी तरीके से मालूम चल चुका है कि कंडीशंस का बहुत ज्यादा फायदा है। अब यहां पर दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स को आपको समझना है, एंड द वर्ड्स आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट उस पार्ट को बोलते हैं जहां पर सॉल्यूशंस की पॉसिबिलिटी है। वो इक्वेशंस कंसिस्टेंट कहलाती हैं जहां पर सॉल्यूशंस निकलते हैं, और जहां पे जिन इक्वेशंस के सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होते उनको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। तो आपको समझ में आ गया वो कौन कंसिस्टेंट है कौन इनकंसिस्टेंट है। सबसे पहले मार्क करते हैं इनकंसिस्टेंट को। अपना नो सॉल्यूशन में एक भी सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग इनकंसिस्टेंट। और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस और यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि यहां पर सॉल्यूशन निकल तो रहा है, एक निकल रहा है सिर्फ, तो इसका मतलब इसको बोलेंगे कंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे इसको? कंसिस्टेंट। याद रखना, भूलना नहीं है, यहां स्टार लगा दिया मैंने, ये कंसिस्टेंट है। अब बात करते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की। तो ये है अपना कंसिस्टेंट। क्यों भाई कंसिस्टेंट क्यों है? क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकल कर आ रहे हैं। कितने सॉल्यूशन निकल के आ रहे हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। जब सॉल्यूशन बहुत सारे आ रहे हैं, मतलब निकलने से है वो बहुत सारे निकले या एक निकले, लेकिन निकल तो रहा है, तो हम लिखेंगे कंसिस्टेंट। तो आपसे किसी ने पूछा कि कंसिस्टेंट कौन कौन से, तो बोलना यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस वाले कंसिस्टेंट है, और नो सॉल्यूशन वाले क्या है? इनकंसिस्टेंट, क्योंकि वहां सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं हो पाया ना यार। तो आप मेरी बात को ध्यान से समझ सकते हो कि किस अकॉर्डिंग मैंने आपको ये चीज समझाई है, और आप बड़े आराम से इस बात को प्रैक्टिकली समझ सकते हो, अपने दिमाग में रख सकते हो। यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसके आगे वाला पार्ट हमें देखना है। यहां तो कोई दिक्कत है, सारा का सारा पार्ट याद रखने का है, दिमाग में समझने का है। मैंने आपको बड़े आराम से टेबल बनाकर दिखाई है ताकि आप आराम से रिलेट करके पढ़ सको, चीजों को रिलेट करो कि ग्राफ को अपन ने कंडीशन से रिलेट किया, सॉल्यूशन से रिलेट किया। अपन ने रटा थोड़ी है सॉल्यूशन को, अपने ग्राफ को देख के ऑटोमेटिक खुद ही बता दिया कि ग्राफ के सॉल्यूशन कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे। तो आप इस टेबल को ध्यान से दिमाग में उतार लो अच्छे तरीके से, कोई पार्ट नहीं बचता। अब मैं इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा ताकि आप एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस जो दे रखे हैं उनको आप खुद से अटेम्प्ट करो, क्योंकि वो बहुत ही ईजी है, एकदम आसान से क्वेश्चंस है। तो 3 एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, और 3 एग्जाम्पल में 3 अलग अलग बातें आपसे पूछूंगा। तो आप आराम से देखना, समझना और फिर करके बताना, ठीक है? आपका होमवर्क मैं आपके सामने बोर्ड पे लिखूंगा, आप लोग फटाफट से इसको करेंगे, ठीक है? चलो, पहला इक्वेशन आपको मैंने दिया करने के लिए। फर्स्ट इक्वेशन इज 2x - 3y + 6 इज इक्वल्स टू 0,
और दूसरी इक्वेशन दी मैंने आपको 8x प्लस 7y माइनस 7y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब आपको इस इक्वेशन को सबसे पहले चेक करके बताना है कि इसके सॉल्यूशंस कैसे हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, यूनिक सॉल्यूशंस हैं, या फिर नो सॉल्यूशंस है। आपको सिर्फ सॉल्यूशन चेक करना है, सॉल्यूशन चेक करने के लिए क्वेश्चन आया। तो आपने सबसे पहले a1 अपॉन a2 निकाला। आपने कहा सर a1 अपॉन a2 निकालते हैं। आपने मार्क किया सर a1 की वैल्यू 2 है, a2 की वैल्यू 8 है। सॉल्व किया, आंसर निकल के आ रहा है 1/4। b1 अपॉन b2 निकाला आपने। आपने कहा सर b1 अपॉन b2 भी चेक कर लेते हैं। पहले a1 अपॉन a2 चेक किया, अब हम लोग b1 अपॉन b2 चेक करेंगे। तो b1 की वैल्यू है -3 और b2 की वैल्यू है -7। माइनस से माइनस कट गया, आंसर निकल के आ रहा है 3/7। तो आप देख सकते हो आपके सामने जो वैल्यूज निकल के आ रही हैं वो दोनों की दोनों एक दूसरे के अनइक्वल है। यानी कि आप कह सकते हो कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो इसका मतलब सॉल्यूशंस कैसे होंगे? आपने कहा तो सॉल्यूशंस होंगे यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। अगर इसी क्वेश्चन में मैं आपसे पूछता कि बताओ ग्राफ कैसा बनेगा, तो आप क्या बोलते हैं? सर ग्राफ बनेगा इंटरसेक्टिंग ग्राफ। ग्राफ कैसा बनेगा? इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनेगा। लिख सकते हो इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने आपसे पूछा होता कि क्या ये कंसिस्टेंट है, तो आप क्या बोलोगे? यस दे आर कंसिस्टेंट बिकॉज सॉल्यूशन पॉसिबल हो रहे हैं। यूनिक सॉल्यूशन निकल रहे लेकिन सॉल्यूशन तो पॉसिबल है। ग्राफ इंटरसेक्टिंग बनेगा, कॉमन पॉइंट हम उसको ढूंढ सकते हैं। तो एक तरीके से आपके सामने बड़े आसानी से आपने सीख लिया कि हाँ यार यूनिक सॉल्यूशंस वाला पार्ट समझ में आ गया, दिमाग में बैठ भी इस तरीके से कि ये वाला पार्ट अपने को करना ही करना है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है उसको ध्यान से सुनना। जो अपना नेक्स्ट पार्ट है वो बहुत ही जरूरी है और उसको ध्यान से समझना भी है आप सबको। ठीक है, सुनना सब। सेकंड एग्जांपल क्या है? इस बार इक्वेशन कुछ इस टाइप से आई। और एक इक्वेशन थी अपने पास इस तरीके से कुछ। तो आपने कहा सर इस इक्वेशन को तो पहले हमें सिंप्लीफाई करना चाहिए बिकॉज ये फ्रैक्शन वैल्यूज को अगर हटा दें तो हमारे लिए इक्वेशन थोड़ा इजियर हो जाएगा ऑब्जर्व करना। तो मैंने कहा ठीक है एलसीएम ले लो इसमें। तो आपने इसमें एलसीएम लिया। एलसीएम कितना निकल के आया? 6। यहाँ पे कितना हो गया? 3x माइनस 4y और प्लस 6 और इक्वल टू में कितना आ रहा है? 0। और 0 को आपने 6 से मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन क्या निकल के आ गई? 3x माइनस 4y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ये निकल गई आपकी इक्वेशन और ये आ गई आपकी दूसरी इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपने ध्यान से देखा। आपके पास इस इक्वेशन के अंदर 11 को 10 शिफ्ट करके वैल्यू बोलनी है। ध्यान रखना, गलती मत करना। भले आप कन्वर्ट नहीं कर रहे लेकिन कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C2 तो आप बोलोगे -11। गलती मत करना, ठीक है। तो आपने a1 अपॉन a2 निकाला सबसे पहले। तो आपने कहा सर a1 की वैल्यू 3 है और a2 की वैल्यू 6 है। आंसर निकल के आ रहा है 1/2। इसमें चेक करना था कि सॉल्यूशंस कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो आपने a1 अपॉन a2 निकाला, फिर आपने निकाला b1 अपॉन b2। तो आपने कहा सर b1 अपॉन b2 देख लेते हैं, अगर अनइक्वल आए तो यहीं खत्म कर देंगे, इक्वल आए तो आगे भी चेक करेंगे। तो a1 अपॉन a2 के बाद b1 अपॉन b2 निकालने में मिला -4 अपॉन -4। एक मिनट, यहाँ एलसीएम था बेटा, यहाँ पे 2 आएगा, है ना। हमने एक थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे कर दिया है, ध्यान रखना। यहाँ पे क्या आएगा? 2 आएगा, जल्दबाजी में लिख दिया, 2 आ गया, ठीक है। तो आपने यहाँ पर लिखा -2 अपॉन -4। सॉल्व करने पे आएगा 1/2। दोनों वैल्यूज इक्वल आ गई। आपने कहा यार दोनों वैल्यूज इक्वल आ गई, अब मुझे C1 अपॉन C2 को भी निकाल के देखना चाहिए। तो आपने C1 अपॉन C2 को निकाला फटाफट से। आपने कहा यार C1 अपॉन C2 को निकालो, दिल में धक धक हो रहा है। कितना हो गया? 6 अपॉन -11। आंसर निकल के आ रहा है -6 अपॉन 11। तो आप देख रहे हो कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो इसका मतलब सॉल्यूशंस हो गए इनकंसिस्टेंट। समझ सकते हो? उसने जो पूछा उतना ही आंसर देना है, उससे ज्यादा एक्स्ट्रा भागने की जरूरत नहीं है। आप लिख सकते हो नो सॉल्यूशंस, कोई दिक्कत नहीं है। आप लिख दिया इनकंसिस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफ पूछा कैसा बनेगा, क्या बोलोगे? पैरेलल ग्राफ। ग्राफ कैसा बन रहा है इसका? पैरेलल ग्राफ। गलती मत करना, बिल्कुल भी ध्यान रहे इस बात का अच्छे तरीके से। ग्राफ कैसा बन रहा है इसमें? पैरेलल ग्राफ। समझ में आ गई कंडीशन? एक एग्जांपल और देख लेते हैं कि एग्जांपल और क्या बन सकता है, ध्यान से देखते हैं। अब से मैंने कहा कि चलो ठीक है,
अब मुझे बताओ कि इस इक्वेशन के अंदर आपके पास आ रहा है 3x माइनस 5y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरी इक्वेशन है 6x माइनस 10y प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0। और आपको दोनों इक्वेशंस को चेक करना है कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा। आपको ग्राफ चेक करना था इस बार, ठीक है। तो आपने इस बार ग्राफ चेक किया, आपने कहा सर a1/a2 जो है वो तो हमारे पास निकल के आएगा 3/6 यानी कि 1/2। आपने कहा सर b1/b2 को चेक करते हैं, b1/b2 क्या निकल के आता है, b1/b2 निकल के आ रहा है -5/10 यानी कि ये भी 1/2 निकल के आ रहा है। फिर आपने निकाला c1/c2 को, तो c1/c2 क्या निकल के आएगा, आपने कहा सर 7/14 आ रहा है यानी कि ये भी 1/2 आ रहा है। तो आप कह सकते हो कि अपना जो यहाँ पर तीनों कंडीशंस आपके सामने निकल कर आई हैं, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, क्योंकि तीनों कंडीशंस इक्वल आ रही है तो आप कह सकते हो कि ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ बनेगा इसका कोइंसिडेंट ग्राफ, कोइंसिडेंट ग्राफ। तो ग्राफ कैसा बनेगा इसका, कोइंसिडेंट ग्राफ बनेगा। अगर पूछता है कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट तो आप क्या बोलोगे, ये कंसिस्टेंट है। क्या है ये, कंसिस्टेंट। और अगर आपसे पूछा कि इसके सॉल्यूशंस कितने पॉसिबल है तो आप क्या बोलोगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। गड़बड़ मत करना बिल्कुल भी, इसके सॉल्यूशंस कितने पॉसिबल हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। बिल्कुल भी अपने को इस वाले पार्ट में मिस्टेक नहीं चाहिए भाई, ये ध्यान रखना चाहिए तरीके से, ठीक है। चलो अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना। यहाँ तो अपन ने कर लिया, अब आपको क्या करने की जरूरत है, आप लोग सब अपनी एनसीईआरटी खोलेंगे और उसके अंदर ये आपको करना है काम जो मैंने दिया है। मुझे गड़बड़ नहीं चाहिए इस काम में रहना बिल्कुल भी, और मेरी तरफ से आप लोग सब फ्री और आराम से करने के लिए आपको समझ में आएगी चीजें। तो आपने एनसीईआरटी खोली और उसमें से आपने निकाला अपना क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज निकालो सबसे पहले 3.2 और क्वेश्चन नंबर निकालो 2 और क्वेश्चन नंबर 3। इन दोनों के अंदर बस यही बातें आपसे पूछी है कि ग्राफ कैसा बन रहा है, और दूसरे ने पूछा है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। आपको समझ में आ गया, इतने एग्जाम्पल मैंने दिए तो आप सब आराम से देख सकते हो कि किस अकॉर्डिंग हमें लिखना होता है, किस अकॉर्डिंग कंडीशंस को लिखना है, फिर उस अकॉर्डिंग हमें लिखना है। सो ग्राफ इज कोइंसिडेंट ग्राफ। तो मैंने बड़े आराम से लिखा, आपको समझ में आ रही है अच्छे तरीके से। आपने बोल दिया कि कोइंसिडेंट ग्राफ है तो बात समझ में आ गई, क्लियर होगी। कंडीशंस को आपने बराबर रिप्रेजेंट किया, इक्वेशन को आपने ध्यान से देखा, ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में थी। C1 C2 की वैल्यू लेने में गलती मत करना, इक्वल टू के उधर हो तो हाइपोथेटिकली सोच लेना, दिमाग में इमेजिन कर लेना कि आप इधर लेके आ रहे हो, तो आपको नेगेटिव या जो भी साइन चेंज हो रहा है उस अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी सबको अच्छी तरीके से। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग इसके अंदर, और नेक्स्ट पार्ट थोड़ा सा, अब ये जो कंडीशन मैंने आपको बताई और ये जो पार्ट मैंने आपको समझाया, इस पार्ट के अंदर आपने ध्यान से समझा। अब आगे हमें क्या करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि हमें उसके अंदर हम लोग अब सॉल्यूशन से फोकस करेंगे कि सॉल्यूशंस निकालने कैसे होते हैं, ठीक है। तो जब हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे तो उसमें आप देखोगे कि सॉल्यूशंस को किस अकॉर्डिंग निकालना होता है। तो ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।